हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 9th क्लास की साइंस की एक और क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, मोस्टली चैप्टर को हमने कवर कर लिया है कि फोर्स का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस, और साथ के साथ हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम को अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज फटाफट पहले वो क्लास देखें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर न्यूटन ने क्या क्या कहा था, हम प्रॉपरली मैथमेटिकल तरीके से भी इसको सोल्व करेंगे एंड साथ के साथ हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है या इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले आपको एक चीज क्लियर करनी है कि जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने जाते हैं तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, कि एक बॉडी के अंदर मोमेंटम के अंदर किस रेट के अंदर चेंजेज आया है। एंड उसके लिए स्टूडेंट हम अब देखेंगे कि जो ये चेंज आया है ना, ये आया है जितना हमने फोर्स लगाया है उसके कारण। अब ये फोर्स हमने यूनिफॉर्म वे में लगाया है या नॉन यूनिफॉर्म में लगाया है। तो याद रखना स्टूडेंट, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन देखना है, ना कि अनयूनिफॉर्मली। क्लियर है? सो जितना हम फोर्स लगाएंगे और जितना हमारे पास मास का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कितना आगे जाएगा, वो सारा का सारा आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। गोट माय पॉइंट? देखो भाई, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना भाई, वो ज्यादा कुछ नहीं है कि जितना भी मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम हमने पढ़ा था मास इनटू में वेलोसिटी। जितना ऑब्जेक्ट है हमारे पास हैवी, जितना उसके अंदर वेट है, और जब हम उसको थ्रो करते हैं, उसके अंदर एक्सेलरेशन करते हैं, तो किस वेलोसिटी वेलोसिटी हो जाती है जो फाइनल पोजीशन होती है, वो कौन सी फाइनल पोजीशन तक हम उसको थ्रो कर पाते हैं। ये सारा का सारा था स्टूडेंट हमारा मोमेंटम, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले मोमेंटम की क्लास जरूर देख के आए। ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब जितना भी जो चेंज आता है ना मोमेंटम के अंदर, जितना हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स का जितना प्रोपोर्शनल चेंज आता है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू वेलोसिटी। सो ये चेंजेज आता है फोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, टेक प्लेस इन डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। अब देखेंगे कि जो जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट हमने फेंका था, वो फोर्स लगाने के बाद जिस डायरेक्शन में जाता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अब फोर्स के अकॉर्डिंग हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए देखो भाई, एक पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि इन भाई साहब ने एक बॉल ली है, उसको फेंका है। अब ये तो जितनी दूर जाएगी वो जाएगी उसके अकॉर्डिंग टू फोर्स, उसने फोर्स कितना लगाया है और उसका मास क्या था। क्लियर है? फिर देखेंगे एक्सेलरेशन कितना हुआ, मीन्स इस पोजीशन से इस पोजीशन पर गया। जो ये होती है इनिशियल पोजीशन हमारी यू, ये होती है हमारी फाइनल पोजीशन वी। सो कितना चेंज आया इस ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है? इसी तरीके से इन्होंने एक बार कार के ऊपर फोर्स लगाया कि जब ये कार का वेट कितना था और इसने जब इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गई, ये इसके अंदर चेंज आया है। सो ये था स्टूडेंट हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम मैथमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उसको m से डिनोट कर देंगे। और जो हमने जो ऑब्जेक्ट को फेंका है, जो उसके ऊपर फोर्स लगाया है, वो देखेंगे हम उसको एक, मान लो कि हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर, मीन्स यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन देखा जाएगा। हमने जो
फोर्स लगाया था, जितना उसका मास था उसके ऊपर, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी विद एन इनिशियल वेलोसिटी, पहुंचेगी वो अपनी फाइनल एक इनिशियल वेलोसिटी के अंदर। तो उसको v से डिनोट कर देंगे हम। इट इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्मली मतलब ये नहीं कि कभी हमने उसके ऊपर फोर्स कम लगाया कभी ज्यादा लगाया, नहीं, यूनिफॉर्मली लगाना है और इसके अंदर चेंजेस भी यूनिफॉर्मली आएगा, ये अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचेगी। जो v इन टाइम, जितना उसने टाइम लिया, टाइम को डिनोट कर देंगे हम बाई t। अब यहां पर मैंने बताया था फोर्स आपको कांस्टेंट लगाना है। एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F थ्रू आउट द टाइम, जितने टाइम पीरियड के अंदर उसने फोर्स के साथ वो मूव किया। ओके, एंड द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, जहां से स्टार्ट हुआ था mu हो जाएगा, जहां पे खत्म हुआ था mv हो जाएगा। सो यहां पर डिनोट कर देंगे मोमेंटम फर्स्ट एंड मोमेंटम सेकेंड। ये हो जाएगा हमारे पास मोमेंटम फर्स्ट, ये हो जाएगा मोमेंटम सेकेंड। क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें देखना है चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड लॉ के अंदर यही पढ़ते हैं, चेंज इन मोमेंटम। अब जो फाइनल पोजीशन पे पहुंचे थे उसमें से जहां से हमने स्टार्ट किया था उसको माइनस कर देंगे, मींस मोमेंटम सेकेंड माइनस में मोमेंटम 1। सो मोमेंटम जो सेकेंड था वो mv था, उसमें से मोमेंटम फॉर इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे, m कॉमन ले लेंगे, v माइनस में u हो जाएगा। अब हमें रेट देखने के लिए उसका प्रोपोर्शन ले लेंगे टाइम के साथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा m इंटू में v माइनस में u डिवाइड बाई में t, क्योंकि टाइम विद इन टाइम देखना है ना, कितना चेंज आया है और किस रेट के साथ आया है, तो उसको तो हम टाइम के साथ प्रोपोर्शन करके देखेंगे। मींस अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आ गया, जितना हमने फोर्स लगाया था ना उसके ऊपर इस रेट से चेंज हुआ है। सो ये जो साइन है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोपोर्शन का। क्लियर है? सो जितना फोर्स लगाया उतना ही मोमेंटम के अंदर चेंज आया है उसी रेट के साथ। सो हमने फोर्स जो ये प्रोपोर्शन था उसको k से डिनोट कर दिया। अब फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय में टाइम पीरियड। ओके, हमें पता है कि जो फोर्स होता है, हमने पहले पढ़ा है, जो फोर्स होता है हमारे पास वो m इंटू में a, मीन्स मास इंटू में एक्सेलरेशन। a था हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। सो हमें पता चल गया भाई जितना हमने फोर्स लगाया है ना उसकी वजह से जितना उसके अंदर यूनिफॉर्मली जिस रेट के अंदर चेंजेज आया है वो हो जाएगा। अब हमें पता था, मैंने अभी आपको बताया था कि जो k डिनोट होता है, जितना भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनली जो वैल्यू है हमारी उसके लिए हम जितना चेंजेस आया है, जिस रेट के अंदर चेंज आया है उसके साथ डिनोट करके चलते हैं। ओके, सो एसआई यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था आपको, न्यूटन होती है। बढ़े आगे। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से देखा था, जिसको हम अप्लाई करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो फोर्स इक्वल टू था स्टूडेंट हमारे पास m इंटू में a एक्सेलरेशन। सो हमें पता है a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है हमारे पास v माइनस में u डिवाइड बाय में टाइम। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था अच्छे से, एक्सेलरेट होता है जितना भी फाइनल पोजीशन में से अगर हम माइनस कर दे इनिशियल पोजीशन को और उसको प्रोपोर्शनेट कर दे टाइम के साथ, तो हमारे पास एक्सेलरेट आ जाती है। सो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू में v माइनस में u डिवाइड बाय में t। अब t यहाँ पर डिवाइड है तो हम इधर फोर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास वही mv माइनस में mu। अब देखो भाई हमारे पास ये आ गया टाइम एंड फोर्स। भाई इतना टाइम में इतना फोर्स लगाने के बाद हमने अपनी पोजीशन के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर इतना चेंजेस किया है। अब इसके अंदर अगर हमने फोर्स बिल्कुल ही नहीं लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट
मान लो ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया, ये ऑब्जेक्ट थी, यहां से आगे जाएगा नहीं, क्योंकि फोर्स लगा ही नहीं हुई। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं आएगी, क्योंकि अगर किसी चीज को हम धक्का ही नहीं लगाएंगे वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है कि जब हमारे पास फोर्स 0 होगा तो ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था ना वो अपनी रेस्ट पोजीशन में होगा। क्लियर? अब हम देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है जितना हम फोर्स लगाते हैं ना उसके टाइम प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जितना उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आता है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। सो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, आपने क्रिकेट मैच बहुत टाइम पर देखा होगा। क्रिकेट मैच में जब कोई भी प्लेयर किसी बॉल को कैच करता है तो कैच करने के बाद स्टूडेंट देखा होगा वो हाथ को ऐसे ही नहीं रखता, ऊपर ही नहीं रखता कैच पोजीशन में। इवन जिस तरीके से उसने कैच किया उसके हाथ की पोजीशन नीचे आती जाएगी, वो हाथ की पोजीशन होगी, क्योंकि विद जिस तरीके से बॉल उसने कैच की टाइम इंक्रीज होता गया तो उसका फोर्स डिक्रीज होता गया। आप कभी भी एक बात नोट करना स्टूडेंट्स, अगर आप जिस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग धक्का लगाते जाओगे ना, किसी चीज को फोर्स लगाते जाओगे, तो एक जिस तरीके से टाइम इंक्रीज होता जाएगा ना उस तरीके से आपका फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। सो उसका हाथ लोअर क्यों आया था? बिकॉज ऑफ द बॉल टू इंक्रीज द टाइम सो दैट इंपैक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज, कि बॉल ने ना टाइम लिया ज्यादा, टाइम इंक्रीज हुआ, दैट मीन फोर्स डिक्रीज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एक कराटे प्लेयर होता है। कराटे प्लेयर आपने देखा होगा कि अपने हाथ से ऐसे ही जो टाइल थी उसके पास उसने तोड़ दिया, बीच में से तोड़ दिया सिंगल ब्लो के साथ, एक बार हाथ लगाने की वजह से। वो यहां पर अब देखो क्यों तोड़ा उसने, यहां पर टाइम तो उसने कम लिया, टाइम पीरियड कम था उसके पास। सो भाई कम टाइम में उसने फोर्स ज्यादा लगाया, जिस तरीके से, क्योंकि टाइम लिमिटेड थी, उस टाइम पे वो मोशन के अंदर था उस बॉडी में, उसकी बॉडी में। सो उसने विद इन मोशन विद लो टाइम फोर्स ज्यादा लगा दिया उसने, इस वजह से उसने सिंगल ब्लो के अंदर ही तोड़ दिया उसको। एज टाइम डिक्रीज इंपैक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज, अगर कम टाइम में हम फोर्स ज्यादा लगा देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल आपने एक्सपीरियंस बहुत टाइम पे किया होगा। मान लो आप अपने गाड़ी के अंदर कहीं घूमने जा रहे हो और गाड़ी में आपको पता है कि सॉकर फिटेड होते हैं। जिस तरीके से अगर रोड के अंदर अप डाउन आते हैं, टूटा रोड आ जाता है कहीं ना कहीं, जो टूटा हुआ रोड आता है उस टाइम पर सॉकर वर्किंग पोजीशन में आ जाते हैं। वर्किंग पोजीशन में आते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट आने लग जाता है, वहां पर टाइम ज्यादा होगा, सो स्पीड कम हो जाएगी उस व्हीकल की। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम ज्यादा लेगा वो, और टाइम ज्यादा लेगा तो फोर्स कम लगेगा, सीधी बात है ना। अब जो व्हीकल का फ्लोर था वो जर्क मीन्स सडनली चेंजेस, वो फोर्स उस व्हीकल के फ्लोर पे आ जाएगा और उस व्हीकल के फ्लोर की वजह से हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एग्जांपल्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। उम्मीद है कि क्योंकि ये प्रैक्टिकली हैं, हर किसी को अच्छे से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। सो तब तक आप एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि कहीं कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। और स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेज कैसी लगी। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एंड टेक केयर।